Hi everyone, कैसे हैं आप लोग? So guys, welcome to all of you in comeback series for CMSL and we were doing the chapter for takeover code और takeover code के अंदर अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर ऑलमोस्ट मैक्सिमम कवरेज कर लिया है, जिसके अंदर वी वर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कितने तरह की ओपन ऑफर होती है, कब कब ओपन ऑफर ट्रिगर करती है। तो रेगुलेशन 3 4 कंपलसरी पढ़ लिया था, रेगुलेशन 6 में आपने वॉलंटरी पढ़ लिया था, रेगुलेशन 19 में आपने कंडीशनल एंड रेगुलेशन 20 में आपने कंपीटिंग ऑफर पढ़ लिया था। तो हर तरह की ओपन ऑफर आप लोगों को पढ़ाई जा चुकी है। दोस्तों अगर आपको याद हो ना, तो अपार्ट फ्रॉम ओपन ऑफर मैंने आपको यह भी बताया था कि ओपन ऑफर जो दी जा रही है उसका साइज क्या है, किस प्राइस पे ओपन ऑफर दी जाती है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज द प्रोसीजरल पार्ट फॉर गिविंग ओपन ऑफर। तो आपको याद होगा हमने वहां पे रेगुलेशन 12 ऑनवर्ड टिल 17 मैंने आपको पढ़ाया था, जिसके अंदर मर्चेंट बैंकर को आपको अपॉइंट करना होता है एज अ मैनेजर। फिर उसके बाद अगर आपको याद हो तो आपको पब्लिक अनाउंसमेंट देनी होती है, टाइमिंग, पब्लिकेशन, फिर डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट, एस्क्रो, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली थी। क्या याद आया? मैं सोच रहा हूं कि आज का जो सेशन है ना, मैं आपको कुछ नया ना पढ़ा के जितना मैंने पढ़ाया क्या उसके ऊपर बेस्ड शुड आई गो फॉर स्कैनर क्वेश्चंस? क्या बोलते हो? हाँ हाँ सर, वही कराओ। चलो आओ फिर। तो हम लोग आज का जो सेशन है ना, इसमें ना जो जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उस पर बेस्ड मैं आपको स्कैनर क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। ठीक है, ऑफ कोर्स जो रेगुलेशंस नहीं पढ़ी उस पर तो नहीं करेंगे, बट जो पढ़ ली उस पर बेस्ड हम स्कैनर चेक करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, मैं स्कैनर पूरा शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप्स के अंदर, ध्यान से देखेंगे। M is contemplating acquisition of PQR Limited, एक लिस्टिंग एंटिटी, यानी कि M एक्वायरर है, वो PQR लिमिटेड को एक्वायर करना चाह रहा है, यानी कि PQR इज अ टारगेट कंपनी। M के पास प्रेजेंटली 23% स्टेक है और उसकी सिस्टर हु इज हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव, याद रखना पैक वो व्यक्ति होता है जिसका आपके साथ कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसकी सिस्टर जो है उसके पास 3% है बेटा, कुल मिलाकर इनके पास 26% है। M, in the view of creeping acquisition limit, desires to acquire further 3% on the assumption कि 5% सीलिंग होती है for such acquisition in every financial year. Will M require to make open offer? कई बच्चों को तो समझ में आ गया, कई बच्चों को समझ में आ गया, मैं बता रहा हूं आपको क्या है क्वेश्चन, जल्दी बताओ सर। क्या ये 3% अगर अपने पास और ले ले, कीपिंग इन माइंड कि हमारा कंबाइंड शेयर 25% या उससे ऊपर है, तो वी आर फॉलोइंग अंडर 3.2 एंड 3.2 के अंदर हमें 5% तक का क्रीपिंग एक्विजिशन पर ईयर अलाउड होता है, एंड सिंस आई एम डूइंग ओनली 3%, याद करो ये मैंने बताया हुआ है आपको, क्या इस पर रेगुलेशन 3.3 लगेगी? याद आ रहा है कुछ? रेगुलेशन 3.3 कहते हैं कि अगर आपका कोई भी एक्विजिशन आपकी इंडिविजुअल लिमिट को स्टिपुलेटेड परसेंटेज से एक्सीड करवा देता है तो आप पर ये चैप्टर लग जाएगा, ध्यान रखना। अगर आपका कोई भी एक्विजिशन आपकी इंडिविजुअल लिमिट को स्टिपुलेटेड लिमिट से क्रॉस करवा देता है तो आप पर ये चैप्टर लग जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर शेयर अलॉन्ग विद पैक क्या था। तो 3.3 यहां पे आपने लगाना है, पढ़ के देखो क्या है। सो द एक्विजिशन ऑफ शेयर बाय एनी पर्सन सच दैट इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग जो है वो एक्सीड करेगी स्टिपुलेटेड थ्रेशोल्ड को, तो क्या ये अट्रैक्ट करेगा? एंड हेंस इन द अबव क्वेश्चन यस डेफिनेटली एम का 23 था, द मोमेंट ही विल एक्वायर 3%, क्या हिज इंडिविजुअल शेयर विल एक्सीड 25%, ड्यू टू विच क्या 3.1 में ही वो फंस जाएगा और उस पर आ जाएगा टू मेक क्या पब्लिक अनाउंसमेंट, इररिस्पेक्टिव कि उसका ज्वाइंट शेयर जो था दैट कैन बी अप टू, जो ज्वाइंट था वो कहां तक जा सकता था, जल्दी बोलो, 5% तक, तो उससे लेना देना नहीं है, ये लॉ कहता है। क्या सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? जल्दी बोलो। चलिए अब चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, आई होप फॉर। इसको ना एक बार रीड भी करना आप आंसर को ना, पता है क्या होता है, कई बार ना हमें लॉ पता होता है लेकिन हाउ टू प्रेजेंट आंसर क्या हम यहां फंस जाते हैं।
तो जितना ज्यादा आप स्कैनर को पढ़ते हो ना, उतना आपका आंसर राइटिंग बेटर होता है, याद रखना। अब ये बहुत सारे बच्चे ना आजकल बोलते हैं सर राइटिंग प्रैक्टिस करवा दो। राइटिंग प्रैक्टिस कुछ नहीं होती मेरे भाई। राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब पहले मैं बताता हूं क्या होता है। फर्स्ट यू शुड नो द लॉ, यू शुड अंडरस्टैंड द लॉ। क्योंकि मैं मान के चलता हूं लिख वही सकता है जिसको लॉ रिटेन्ड है। रिटेंशन उसी को होती है जिसको लॉ समझ में आता है। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप इजीली उसको रिटेन कर पाओगे। अगर आप उसको एक दो बार रिपीट करोगे तो रिटेंशन होएगा। वंस इट स्टार्ट रिटेनिंग, क्या हम अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है ना। तो राइटिंग प्रैक्टिस को बेटर करने का तरीका बहुत सिंपल है। पहले लॉ को अच्छे से समझो, 2-3 बार उसको पढ़ो, रिटेंशन होना शुरू होएगा। एंड देन राइटिंग जब आप करते हो ना, तो आप और बेटर करने के लिए अपने राइटिंग को, क्या आप स्कैनर को प्रेफर करो। आप आईसीएसआई के सजेस्टेड आंसर्स को पढ़ो कि वो कैसे लिखता है, सो दैट आपको समझ आए कि आंसर किस तरह से लिखे जाते हैं। ठीक है। ऑल्दो मैं भी जब पूरे सेशंस हमारे खत्म हो जाएंगे, यानी कि जो लास्ट मंथ होगा हमारा, तो उसमें आई विल बी टेकिंग योर राइटिंग सेशंस। मैं आपको बताऊंगा हाउ टू राइट द आंसर्स। ठीक है ना। बट आपको खुद भी कर लेना चाहिए, आपको आना चाहिए ये। ठीक है। चलिए अब ये जरा क्वेश्चन पढ़ना, क्या लिखा। एन ओपन ऑफर फॉर एक्वायरिंग शेयर्स। मान लो शेयर को एक्वायर करने के लिए मैंने एक ओपन ऑफर दिया था। वंस मेड शेल नॉट बी विड्रॉन, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट 5 मार्क्स। रेगुलेशन 23। क्या याद है आपको मैंने क्या कहा था। कोई भी पर्सन अगर ओपन ऑफर देता है, जनरल आंसर यस, आप विड्रॉ नहीं कर सकते, बट देयर वर एक्सेप्शंस। याद करो मैंने कल ही कराया था। एक था स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स का, एक था अगर आप नेचुरल पर्सन है वो व्यक्ति और उसकी डेथ हो जाती है, या फिर अगर मैं कहूं कि जो अग्रीमेंट जिसकी वजह से ऑब्लिगेशन टू मेक ओपन ऑफर आया था, दैट वाज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन which I was not able to comply, which was out of my controls। और फिर मैंने लास्ट में कहा था एनी अदर सर्कमस्टांसेस, जो कि मेरिट बेसिस पर अगर सेबी को लगेगा तो वो आपको विड्रॉ करने देगा। यही था ना, याद करो। ये हम लोगों ने पूरा का पूरा रेगुलेशन पढ़ा था, कल ही पढ़ाया था मैंने। ठीक है, ठीक है सर, डन, वेरी इजी। सर इसके बाद ना नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज मैंडेटरी ओपन ऑफर। अब पढ़ाया ना मैंने, मैंडेटरी क्या होता है, कंडीशनल क्या होता है, वॉलंटरी क्या होता है, कंपीटिंग क्या होता है। जहां मैंडेटरी आ गया, क्या रेगुलेशन 3 और 4 लिखना है आपको। 3 लिखना है फॉर द पर्पसेस ऑफ शेयर्स एंड वोटिंग राइट्स, 4 लिखना है फॉर द पर्पसेस ऑफ कंट्रोल। तो आप देख सकते हो, what is the mandatory open offer and its effect on incremental voting rights in case of fresh issue। ये कौन सा केस है। फ्रेश इशू होने पर इंक्रीमेंटल वोटिंग राइट के केस में, याद करो, पोस्ट अलॉटमेंट माइनस प्री अलॉटमेंट चेक करते हैं। अगर वो 5% से ऊपर हुआ तो ओपन ऑफर आ जाएगा। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था एक्सप्लेनेशन 2 टू रेगुलेशन 3(2) में। तो यहां पे आपको रेगुलेशन 3 भी लिखनी थी, 4 भी लिखनी चाहिए थी, क्योंकि मैंडेटरी ओपन ऑफर वोटिंग राइट्स और शेयर होल्डिंग की वजह से रेगुलेशन 3 में आता है, कंट्रोल की वजह से रेगुलेशन 4 में आता है। और 3 में भी 2 केसेस बनते हैं, केस 1 केस 2, व्हेन यू आर लेस देन 25%, व्हेन यू आर 25% और मोर। ठीक है। तो मैं आपको ये शेयर करूंगा, आप इसको जरूर पढ़िएगा। देखो रेगुलेशन 4 भी मेंशन करी है इन्होंने और रेगुलेशन 3 भी मेंशन करी है। ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखना है आप। ये वाली केस स्टडी अभी आपसे होगी नहीं, बिकॉज ये रेगुलेशन 10 जो मैंने बताया था ना, रेगुलेशन 10 एंड 11 एग्जाम्पशंस है, उसके बाद आपने पढ़ना है इसको। देखो अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपीटिंग ऑफर एंड व्हाट इज टाइमलीनेस इन केस ऑफ कंपीटिंग ऑफर। याद करो, कंपीटिंग ऑफर कभी भी एक्वायरर नहीं देता, पर्सन अदर देन एक्वायरर देता है। और कब देता है बेटा, जिस दिन एक्वायरर पब्लिक अनाउंसमेंट करता है ना, उसके 15 दिन के अंदर क्या आप कंपीटिंग ऑफर दे सकते हो। याद आ रहा है। और कितनी कंपीटिंग ऑफर देनी होती है, मतलब उतनी देनी होती है जिससे आपकी होल्डिंग पोस्ट
ओपन ऑफर एक्सीड या इक्वल टू हो जाए किसके बराबर, जो उसकी एग्जिस्टिंग है प्लस जो परसुएंट टू एग्रीमेंट आ रही है प्लस जो ओपन ऑफर से आ रही है। समझ आया, याद मैंने कराया हुआ है ना, इसको आप पढ़िएगा जरूर, ठीक है ना। लिखा ना 15 वर्किंग डेज, जब वो डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट देगा उसके 15 वर्किंग डेज के अंदर आप कंपीटिंग ऑफर दे सकते हो। अब जो ये रेगुलेशन 10 वाले हैं ना, वो तो मैं कर ही नहीं रहा अभी आपके साथ डिस्कस, ये भी रेगुलेशन 10 है। अब ये आपको अच्छा लगेगा। रोमियो इंटरनेशनल लिमिटेड एक इंडियन पब्लिक कंपनी है, इज लिस्टेड ऑन बीएससी। ऑन फ्राइडे 14 दिसंबर 2018 एक शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी गणेश, जिसके पास ऑलरेडी 30% स्टेक था, उसने एक पब्लिक अनाउंसमेंट करी फॉर एन ओपन ऑफर फॉर एक्विजिशन ऑफ 13 करोड़ इक्विटी शेयर कॉन्स्टिट्यूटिंग 26% ऑफ द कैपिटल। द ऑफर प्राइस जो था दैट वाज ₹500। देखिए कुछ भी नहीं है, बस वो ये बता रहा है कि 14 तारीख को आप लोगों ने एक पब्लिक अनाउंसमेंट करी है, ठीक है ना। 14 तारीख को आपने एक पब्लिक अनाउंसमेंट करी है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। आपको बताना है टाइमलाइन फॉर डिपॉजिटिंग अमाउंट इन एस्क्रो, explain what is relevant provision and how much amount to be deposited in the escrow and form of maintaining escrow। बताओ, कल ही मैंने कहा था रेगुलेशन 17 टेक ओवर कोड की क्या एस्क्रो के ऊपर बनी है। सर टाइमलाइन की बात करें ना, नॉट लेटर देन, याद रखना टाइमलाइन क्या है इसका, नॉट लेटर देन 2 वर्किंग डेज प्रायर टू पब्लिक अनाउंसमेंट, यानी कि जब आपने पब्लिक अनाउंसमेंट करी थी उसके 2 दिन पहले से ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर 14 तारीख को करी थी दोस्तों, तो क्या आपको ऑन और बिफोर 12 तारीख तक क्या आपको बनाना चाहिए था एस्क्रो। अब एस्क्रो में कितना पैसा जमा होता है याद करो, पहले 500 करोड़ तक 25%, उसके ऊपर जितना होगा 10%। तो यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो आपने 13 करोड़ रुपया कंसिडरेशन पे करना है, नहीं 13 करोड़ शेयर्स हैं, सॉरी 500 रुपए के हिसाब से 6500 करोड़ रुपीस देने हैं। तो बेटा पहले 500 करोड़ पे 25% एंड उसके ऊपर 6000 करोड़ का 10% निकाल लेना, क्या वो आपको टोटल अमाउंट जमा कराना पड़ेगा। फिर उसने बोला किस फॉर्म में जमा कराना है, आपको ये भी मैंने बताया था। क्या आप इसको कैश डिपॉजिटेड विद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक भी कर सकते हो, जल्दी बोलो। कैश डिपॉजिटेड विद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर। अगर हम चाहें तो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड सिक्योरिटी और बैंक गारंटी, क्या यही बताया था मैंने, बोलो यार, खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट करना जरा, ऑब्लिगेशन ऑफ एक्वायरर अंडर सेबी टेक ओवर कोड, बस आपने ऑब्लिगेशन पे लॉ बनाना, तो वही हो गया ना सेम, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन ऑफ एक्वायरर। तो ये मैंने अभी आपको ना करवाया नहीं है, लिख लो। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, उनमें एक टॉपिक हमारा पड़ा हुआ है 5 रेगुलेशन, यानी कि इनडायरेक्ट एक्विजिशन क्या होता है, रेगुलेशन 8 पड़ा हुआ है ऑफर प्राइस कैसे निकालते हैं, 10-11 में एग्जम्पशंस पड़ी हुई हैं, ऑब्लिगेशंस मैंने कहा था 25-26 ये ऑब्लिगेशंस के हैं, और 29 और 31 हमारे हैं डिस्क्लोजर्स के। तो ये पार्ट अभी हमारा पेंडिंग है बेटा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पढ़ना, क्या लिखा, ये भी आपसे नहीं होगा, इसमें भी रेगुलेशन 10 आ रहा है। वैसे रेगुलेशन 10 पे क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। वॉलंटरी ओपन ऑफर पे शॉर्ट नोट लिखो, क्या रेगुलेशन 6 पूरी लिख देना। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आगे कर रहा हूँ ना, ये सब उस रेगुलेशन का पार्ट है जो अभी हमारी रहती है, ठीक है। ये वाला हो जाएगा पढ़ना। एक एक्वायरर होल्ड करता है 25% और मोर बट लेस देन मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, ठीक है।
कैन एक्वायर सच एडिशनल शेयर जो उसको एंटाइटल करेंगे मोर देन 5%. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट. मुझे एक बात बताओ ना, अगर वो 5% से ज्यादा एक्वायर करना चाहता है ना फाइनेंशियल ईयर, कैन ही डू सो? आंसर इज यस, बट उस केस में उसको पहले पब्लिक अनाउंसमेंट देनी पड़ेगी. तो आपको क्रीपिंग एक्विजिशन पे पूरा लॉ लिखना है, यानी कि आपको 3(2) पूरा लिखना है. ठीक है ना. अच्छा, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन मैंने आपको बताया था रेगुलेशन 9 है. मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहा है वो. देखिए, एक्वायरर जब आपके शेयर खरीदेगा तो बदले में वो आपको कंसिडरेशन पे करेगा. कंसिडरेशन का मोड ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए वो रेगुलेशन 9 में लिखा हुआ है. मैं रेगुलेशन 9 में क्या लिखा है उसको पढ़ने से पहले ऐसी रफली आपको पहले बताता हूँ, फिर आप पढ़ना. देखिए, रेगुलेशन 9 कहता है कि देखो, या तो हम उसको कैश की फॉर्म में दे देंगे या फिर हम अपनी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स दे देंगे या फिर हम उसको डेट सिक्योरिटीज अपनी कंपनी की इशू कर सकते हैं जो कि लिस्टेड होनी चाहिए और उसकी गुड क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए. पढ़ के देखो क्या लिखा है. या तो आप कैश दे देना या इशू कर देना अपनी कंपनी के शेयर्स जो कि लिस्टेड होने चाहिए. अगर आप अपनी कंपनी के नहीं देना चाहते तो आप पैक जो होगा उसकी कंपनी के शेयर्स भी दे सकते हो. या फिर आप क्या करना, अपने डेट इंस्ट्रूमेंट भी इशू कर सकते ना जो लिस्टेड हो. लेकिन अगेन, जब भी इस तरह की बात होगी तो गुड क्रेडिट रेटिंग इंपॉर्टेंट है. ठीक है. फिर उसके बाद वो कहता है कि अगर आप चाहो तो अपने कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज भी दे सकते हो. ठीक है ना, जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू लिस्टेड शेयर्स इन द फ्यूचर. और अगर आप चाहो तो इनका कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो. एक्वायरर को शेयर एक्वायर करने हैं, बदले में उसको कंसिडरेशन पे करना है. उसका मोड ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा ये आपको पढ़ाया जा रहा है रेगुलेशन 9 के अंदर. ठीक है. मैंडेटरी ओपन ऑफर देखो कितनी बार आया हुआ है. पब्लिक अनाउंसमेंट पे शॉर्ट नोट लिखो, इजी. इसमें आप क्या लिखोगे, पब्लिक अनाउंसमेंट कब करनी है, कैसे पब्लिश होगी और उसके 5 दिन के अंदर डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट जाएगी. क्रीपिंग एक्विजिशन पे एक नोट लिखो, हो जाएगा ना. तो मेरे ख्याल से आराम आराम से अगर आप करोगे तो हो जाएगा. ठीक है. ठीक है सर. तो अब मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, आप एक बार ही पढ़ लेना इसको. ठीक है. बट याद रखना, जहां जहां पे रेगुलेशन 10 का जिक्र होगा ना बेटा, 11 यानी कि एग्जम्पशंस की बातें हो या डिस्क्लोजर्स की या ऑब्लिगेशंस की बातें हो या ऑफर प्राइस की बात हो, वो छोड़ देना. ठीक है. बस इतना पोर्शन आपको कंप्लीट करना है. कर लोगे या नहीं कर लोगे, जल्दी बताओ. ठीक है सर. अब एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और सिखा रहा हूं, फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे. ठीक है. चलिए, अब जरा 1 मिनट जरा चेक करो. आपको एक टॉपिक में छोटा सा करा देता हूं, दैट इज ऑब्लिगेशन. ठीक है ना, ऑब्लिगेशन वाला पार्ट. आओ देखो जरा, बहुत सिंपल है भाई. लोग बच्चे पता नहीं इसको क्यों रटते हैं. मैं आपको अभी जब समझाऊंगा ना तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही आसान है. ठीक है, लर्न भी नहीं करना पड़ेगा आपको. जरा सामने देखिएगा प्लीज. देखो, एक है ऑब्लिगेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर क्या है, और एक है ऑब्लिगेशन ऑफ एक्वायरर. आपको मैंने कहा था ना, अभी क्वेश्चन आया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑब्लिगेशन ऑफ एक्वायरर. तो अब अगर आप इसको करने के बाद पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा. देखिए, एक्वायरर का क्या ऑब्लिगेशन है, बड़े आराम से देखना. मैं आपको ना रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा और आपको लर्न हो जाएगा. ठीक है. देखो, एक्वायरर कौन होता है, जो शेयर एक्वायर करने जा रहा है, यानी कि जो ओपन ऑफर देने जा रहा है. लॉ को ऐसा लगता है कि भाई देखो, ऐसा है, जो भी पर्सन एक्वायरर है पहले वो चेक करे कि क्या वो इस स्कीम को, यानी कि ओपन ऑफर को, क्या वो इंप्लीमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन. दूसरा, हुज एवर इज एक्वायरर, उसको ये एंश्योर करना होगा कि उसके पास फर्म अरेंजमेंट होना चाहिए उस पैसे का जो उसको पे करना है टू द शेयर होल्डर्स. जितनी भी वो अनाउंसमेंट्स कर रहा है, चाहे वो लेटर ऑफ ऑफर के थ्रू कर रहा है, चाहे वो न्यूज़पेपर में कर रहा है, चाहे वो पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहा है, ये सारी ट्रू होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए. ठीक है. एक्वायरर एंड पैक should always be responsible for all sort of regulations
जो हमने सैस्ट के अंदर लिखी गई है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। जो क्या है वो ध्यान से देखना क्या है। एक बार जितना मैंने कराया वो आप पढ़ सकते हो। एक्वायरर को एंश्योर करना है कि फर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट होना चाहिए एंड हु ही शुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट द ओपन ऑफर। एक्वायरर को ये एंश्योर करना होगा कि जो भी वो पब्लिक अनाउंसमेंट या डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट या लेटर ऑफ ऑफर का जो भी कंटेंट होता है, क्या वो सारा ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे सभी तरह के ऑब्लिगेशंस के अंदर जो भी इस रेगुलेशंस में लिखे गए हैं। तो मैंने ये पॉइंट बता दिया। अब इसमें 2 पॉइंट और हैं, वो ध्यान से सुनना। वो कहता है कि एक्वायरर और पैक, क्योंकि उन्होंने अभी अभी शेयर्स एक्वायर करे हैं, तो उन्हें इंश्योर करना है कि उन्होंने बेचे नहीं होने चाहिए शेयर्स ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड, क्योंकि आप तो खरीद रहे हो ना, और अगर आप खरीद के बेचते रहोगे तो फिर तो ये चैप्टर यूजलेस हो जाएगा। तो आपको इंश्योर करना है कि आपने क्या नहीं करा होना चाहिए, शेल नॉट सेल शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी ड्यूरिंग ऑफर पीरियड, राइट। और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि एक्वायरर को ना इंश्योर करना है कि जब वो एक्वायर करेगा तो वो 2 साल तक किसी भी मटेरियल एसेट को एलिनेट नहीं करेगा, यानी कि वो कंपनी से अलग नहीं कर सकता। अगर वो करना चाहता था तो उसको अपना इंटेंट डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट में देना चाहिए था, लेकिन अगर आपने अपना इंटेंट ऑफ एलिनेशन नहीं दिया है तो अब आप नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिए क्या लिखा है। अगर एक्वायरर हैज नॉट डिक्लेयर्ड इंटेंशन इन डीपीएस और लेटर ऑफ ऑफर टू एलिनेट एनी मटेरियल एसेट ऑफ द टारगेट कंपनी या उसकी सब्सिडरी आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, then acquirer shall be debarred from causing such alienation for a period of 2 years. 2 साल तक आप उसको नहीं बेच पाओगे, ध्यान रखना। क्लियर है? सो ये बस खत्म हो गया, खत्म हो गया भाई, ऑब्लिगेशन ऑफ एक्वायरर खत्म। अब ऐसी मैनेजर का ऑब्लिगेशन क्या है? देखिए मैनेजर का ऑब्लिगेशन तो बहुत आसान होता है। देखिए मैनेजर का काम क्या है, फर्म अरेंजमेंट करना या ये चेक करना कि आपने फर्म अरेंजमेंट करा या नहीं, सिर्फ चेक करना। मैनेजर का काम क्या होता होगा सर? मैनेजर का काम होता होगा ये चेक करना कि जो भी वो अनाउंसमेंट्स कर रहा है उसमें जो भी वो कंटेंट दे रहा है क्या वो सही है या नहीं। मैनेजर का काम है ड्यू डिलिजेंस करना। मैनेजर का काम है अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करना कि यस जो भी हो रहा है क्या सब कुछ एज पर रेगुलेशन हो रहा है। सो दैट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजर, दैट इज ऑब्लिगेशन। पढ़ के देखो क्या लिखा है। Prior to making public announcement being made, manager shall ensure कि acquirer should be able to implement, उसने फॉर्म अरेंजमेंट किया होना चाहिए। मैनेजर इंश्योर करेगा कि जो भी कंटेंट इन सब चीजों के होंगे क्या वो सारे के सारे मिसलीडिंग नहीं होंगे, ट्रू एंड फेयर होंगे। मैनेजर ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट भी इशू करेगा, और क्या मैनेजर अपना प्रोफेशनल जजमेंट, डिलिजेंस, केयर इन सब का इस्तेमाल करेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वो एक रिपोर्ट जमा कराएगा सेबी को विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ टेंडरिंग पीरियड। खत्म। बच्चा कहता है सर मुझे ना दोनों ना सेम लगे, तो मैं आपको डिफरेंशिएट कर देता हूं। देखिए एक्वायरर को कहा गया तेरे पास पैसा होना चाहिए, मैनेजर को कहा गया चेक कर, तेरा काम है चेक करना कि उसके पास पैसा है या नहीं। मैनेजर को कहा, एक्वायरर को कहा गया भाई जो भी कंटेंट डाल रहे हैं ना वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। मैनेजर को बोला चेक कर कि क्या एक्वायरर अपने कंटेंट को ट्रू एंड फेयर डाल रहा है या नहीं डाल रहा। समथिंग लाइक दिस। क्या सबको क्लियर हो गया? चलिए थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन के लिए मिलते हैं आपसे कल। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।